नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। रात के 9 बजे हैं, वक्त है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। कहते हैं निराशा तभी होती है जब दूसरों पर डिपेंड करो। जो खुद के भरोसे रहते हैं वो खुश रहते हैं। तो आज हम आपको सुनाते हैं भारत के आत्मनिर्भर बनने की दास्तां। आजादी के बाद से हमारे विकास के रास्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज खेती-बाड़ी से लेकर हथियार बनाने तक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आजादी के बाद भारत के सामने कई चैलेंजेस थे। हमें एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। विकास की सीढ़ियां चढ़नी थी। हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे, लेकिन हिंदुस्तान का हौसला देखिए कि हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते गए और आज दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947। ऐसा लगता है जैसे लंबे अरसे पहले की बात। 7.5 दशक यानी 75 साल लंबा वक्त ही होता है। तब दुनिया कुछ और थी, तब का भारत कुछ और था। कई चुनौतियों से जूझ रहा था। तब भारत बेहद गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था। देश की 70% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा रही थी। तब देश के प्रति व्यक्ति आय महज 250 रुपए सालाना थी। तब भारत की जीडीपी 2,70,000 करोड़ रुपए थी, जो दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 4% थी। 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत पहले ऐसा नहीं था। बहुत समृद्ध और खुशहाल था। 18वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र था, जिसकी दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी करीब 27% की होती थी। अपने इसी धन दौलत के कारण ही भारत अंग्रेजों और दूसरे आक्रमणकारियों के निशाने पर आया। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो उसे तकरीबन पूरी तरह कंगाल और बेहाल करके छोड़ा। यहां से उठना भारत के लिए नामुमकिन सा था, क्योंकि देश हर चीज के लिए मोहताज था। न पैसा था, न पढ़े लिखे लोग, और न ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी दूसरे संसाधन। लेकिन 75 साल के लंबे सफर के बाद भारत आज फिर से अपने उस गौरवशाली इतिहास की तरफ लौट रहा है, जहां उसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दर्जा हासिल था। आज भारत जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर देश की अपनी करेंसी होती है, अपनी मुद्रा होती है। अलग अलग एक्सचेंज रेट होने की वजह से ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से प्रबल है या फिर बड़ी है। ऐसे में इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने एक फॉर्मूला निकाला, पीपीपी फॉर्मूला। पीपीपी फॉर्मूला उस एक्सचेंज रेट को कहा जाता है जब आप किसी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलते हैं और समान मात्रा में आप उस देश का सामान खरीद सकते हैं या बाकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसको पीपीपी फॉर्मूला कहा जाता है। पीपीपी के पैमाने पर भारत साल 2011 से ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज भारत में एफडीआई यानी विदेशी निवेश $83.5 अरब तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।
देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे कठिन वक्त अगर भारत के लिए था तो वो 1991 था, जिसके बाद रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। ऐसा वक्त था जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार कुल $5.8 बिलियन रह गए थे। मैं समझता हूं वहां से और आज तक भारत ने एक बहुत लंबी राह तय करी है और आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि एक वक्त पे $642.7 बिलियन टच कर गया था, आज भी हमारा $572 बिलियन है। आज $3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकॉनमी बन चुके भारत की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है। लेकिन इससे पहले भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भारत को 60 साल लग गए और यह मुमकिन हुआ 1991 में उदारीकरण के दौर के बाद, जब देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। ये वो दौर था जब भारत लगातार कर्जे के बोझ के नीचे दबता जा रहा था। एक तरफ विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो रहा था, वहीं खाड़ी देशों में चल रहे तनातनी की वजह से भारत में भी संकट बढ़ता जा रहा था। हालात कुछ इस तरीके से हो गए थे कि भारत को अपना सोना बेचना पड़ रहा था कर्जा चुकाने के लिए। ऐसे में 1971 में नरसिम्हा राव की सरकार आई और सरकार ने आते ही देश के वासियों को आर्थिक आजादी का तोहफा दिया। नरसिम्हा सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था पर आई आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को आर्थिक सुधारों वाला ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नींव रखी, जिसके बाद देश में बड़े बदलाव की बयार बहने लगी। 1991 के बजट ने देश की बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोल दिया था, जिसका फायदा बैंकिंग, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और एविएशन समेत लगभग हर सेक्टर को मिला। नरसिम्हा राव सरकार ने खास तौर पर उद्योग क्षेत्र में कई सुधार किए। इस पर पॉलिटिक्स भी काफी हुई। कहा गया कि विदेशी कंपनीज आएंगी तो देसी कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन आखिर में हर आशंका गलत साबित हुई। पैसे से पैसा बना और भारतीय कंपनियां खूब फली फूली। बाजार में रोजगार के लाखों अवसर बने और इनकम बढ़ने से देश का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। आज की तारीख में भारत में करीब 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहीं 1977 में 63% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे। आज हिंदुस्तान का एक नाम हो गया है। क्यों हो गया है कि तो ट्रेड खुल गया, ये बात तो 1991 से हुआ है, पर हर एक चीज में धीरे 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 चेंज होता है। सबसे बड़ा जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, और डिफेंस में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? ये थोड़ी है कि मेरा इंपोर्ट बंद हो गया है, पर मुझे ये कहा जा रहा है, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है, ट्रेड, इंडस्ट्री, फार्मा, सबको ये कहा जा रहा है कि तुम बनाओ, देश में बनाओ। जो चीज देश में बन सकती है वो यहां बनाओ। जाहिर है उदारीकरण ने देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने का काम किया, जिसका बड़ा फायदा देश को आगे के सालों में जाकर मिला। 1991 में उदारीकरण के बाद 2007 में भारत की जीडीपी $1 ट्रिलियन की हो गई। 1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन तक पहुंचने में भारत को 10 साल लगे। 2017 में भारत $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इसके 4 साल बाद यानी 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की हो गई। दरअसल उदारीकरण के बाद भारत में भारी निवेश का दौर भी शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। पिछले 8 से 10 साल के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और जिस तरीके से हम सेक्टर को ओपन करते जा रहे हैं, मोर प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, उस तरीके से डिफेंस में, स्पेस में और बाकी आने वाले और भी बाकी इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से बढ़ रही है। एक
टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर इंडिजिनाइज कैसे की जाए और उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सके भारत की जनता तक पहुंचाने के लिए और आम नागरिक तक उसकी सुविधाएं पहुंचाने के लिए। और दूसरा, इन जो इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स तक लिमिट नहीं है, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जो कि हमारे पूरे सोसाइटी को ग्रो कर रही है और यहाँ के एसएमई और स्टार्टअप्स को एक नई दिशा दे रही है आगे बढ़ने के लिए। आजादी के 75 साल बाद भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वहां से आगे अब काफी कुछ पॉजिटिव नजर आता है। दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही। आईटी, फार्मा समेत कई सर्विस सेक्टरों में लीडर बनकर उभरा भारत आज सबसे युवा आबादी वाला देश है। 135 करोड़ के भारत में लगभग आधी आबादी 25 साल के युवाओं की है। आज भारत का लिटरेसी रेट 74% है, जबकि आजादी के समय यह महज 12% था। आजादी के समय 50 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करने वाला भारत आज 5 गुना ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है। कभी भुखमरी से जूझने वाला भारत आज दुनिया के कई देशों में अपना अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका योजना आयोग की रही, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग के जरिए देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया, जो कि उस वक्त यूएसएसआर में चल रही योजनाओं की तर्ज पर तैयार की गई थी। 1951 में लॉन्च की गई पहली पंचवर्षीय योजना का पूरा फोकस कृषि पर था, ताकि देश में अनाज की पैदावार बढ़े, क्योंकि तब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा अनाज के आयात पर खर्च हो रहा था। यह प्लान काफी सफल रहा और देश ने 2.1% की ग्रोथ रेट के टारगेट से आगे जाकर 3.6% की ग्रोथ हासिल की। जय जवान और जय किसान, ये नारा शास्त्री जी का था। जवान तो इसलिए कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी या होनी थी, जो भी है। किसान, प्रोडक्शन ज्यादा करो। तो हर एक ने शास्त्री जी की बात को पूरे हिसाब से लिया और उसके लिए काम किया। किसान ने भी वो बढ़ाया और अमेरिका को फिर धमकी देनी होगी कि हम नहीं देंगे आपको PL480, हमको नहीं चाहिए PL480। इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया। इसके बाद साल 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की। इसका फोकस भारी उद्योगों और कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत सामान पर था, ताकि देश में उद्योग धंधे तेजी से बढ़े। इस दौरान इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा गया। रणनीतिक और बेसिक रूप से महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में रखा गया। दूसरे ग्रुप में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जिनमें धीरे धीरे सरकार की हिस्सेदारी बढ़नी थी। तीसरे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के रूप में पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया गया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी लाइसेंस सिस्टम के जरिए सरकार ने अपना कंट्रोल बनाए रखा। 1960 का दशक आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए कई चुनौतियों से भरा था। 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध ने देश की मुश्किलें बढ़ा दी थी। यही नहीं, कम अंतराल पर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर लीडरशिप का संकट खड़ा कर दिया था। इस बीच इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार में लौटी तो उनका फोकस बड़े आर्थिक सुधारों पर था। 1980 में लागू हुई छठी पंचवर्षीय योजना में प्राइस कंट्रोल हटाने और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने समेत कई बड़े कदम उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सुधार लाइसेंस राज का खात्मा था। तो ये अगर प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोडक्शन करो तो जुर्म नहीं होना चाहिए, पर वो लाइसेंस राज में ये था कि आपको 100 का है तो 100 का आप 110 नहीं बना सकते। वो खत्म होने से ये कि मैं अब 110 बना सकता हूँ। मेरे को अगर मैं 110 बना के बेच सकता हूँ मार्केट में, तो फिर मेरी अपनी वो डिसीजन मेरे को लेने का है। पिछले 75 सालों में भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक रफ्तार बरकरार है और ये लगातार ऊपर जा रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देश की ग्रोथ पर असर पड़ा है। यहां तक कि कोविड महामारी की वजह से भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंची है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी भारत ने दुनिया के टॉप इकोनॉमी वाले देशों में बढ़त बनाई हुई है। साल 2010 में जहां भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, तो वही महज 10 साल बाद 2019 में यह अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया।
आज कोविड महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर के बीच पूरी दुनिया में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ कमोडिटी की दरें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं महंगाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक आजादी के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा मायने नहीं रखती। 75 साल पहले जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट था 34 करोड़ की आबादी का पेट भरना। लेकिन खेती किसानी वाले देश भारत ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और आज दुनिया के सामने रोल मॉडल बनकर खड़ा है। हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, अनाज की रिकॉर्ड पैदावार, फल और सब्जी की भरमार, ये भारत की खुशहाली का प्रतीक है। ये बताते हैं कि भारत में खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं। करीब 140 करोड़ की आबादी वाला भारत आज न सिर्फ अपना पेट भर रहा है, बल्कि अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। यही वजह है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट यानी कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत भी शुमार है। दुनिया के कुल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 3% से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ भारत 9वें स्थान पर है। 2021-22 में भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $50 बिलियन के पार चला गया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। 2021-22 में अकेले गेहूं का निर्यात ही $2 अरब से ज्यादा का रहा, जो कि पिछले साल $5,670 लाख का था। वहीं 2020-21 में भारत ने करीब $42 अरब का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल से करीब 18% ज्यादा था। भारत ने पिछले 2 सालों में यह कमाल तब किया है जब दुनिया में कोविड महामारी की वजह से महंगाई, ढुलाई और कंटेनर की कमी समेत कई चुनौतियां बनी हुई थी। भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात जिन देशों को किया है उनमें अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, नेपाल और मिस्र शामिल हैं। आज भारत भले ही अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन करता है, खाने पीने की कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन 75 साल पहले का भारत ऐसा नहीं था। आजादी मिलने के बाद भारत को खाने के लिए कई बड़े देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद एक और आजादी की जरूरत थी। यह आजादी भूख से जुड़ी थी। 1947 में 34 करोड़ की आबादी वाला भारत अपना पेट भरने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, क्योंकि तब देश में अनाज का उत्पादन महज 55 मिलियन टन था, जो आबादी के हिसाब से नाकाफी था। ऐसे में भारत को दूसरे देशों से अनाज आयात करना पड़ता था। 1960 के दशक में भारत के लिए हालात और बिगड़ गए। ये वो दशक था जब भारत को चीन और पाकिस्तान से जंग लड़नी पड़ी थी। इसी दौरान अमेरिका ने कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण भारत को गेहूं की सप्लाई रोक दी, वो भी तब जब भारत बार बार सूखा जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भारत अनाज के लिए अमेरिका से मिलने वाली सप्लाई पर निर्भर था। दरअसल तब भारत के पास ग्लोबल मार्केट से अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी। अमेरिका ही ऐसा देश था जो अपने पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के तहत भारत को रुपए में पेमेंट के बदले अनाज खरीदने दे रहा था। तब भारत अपने पास मौजूद विदेशी मुद्रा से 80 लाख टन अनाज खरीद सकता था, जबकि अमेरिका से वो 10 लाख टन अनाज इंपोर्ट करता था। यही वो मुश्किल दौर था जब भारत के नेतृत्व ने यह सबक सीखा कि अगर भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बना तो वो फिर से गुलाम बन सकता है। अनाज के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है और ये क्रांति हमारे सफर का बहुत बड़ा कदम था।
बोरलॉन्ग ने मेक्सिको में 1944 से काम करना शुरू किया था और करीब 30 साल बाद 1966 में खेतीबाड़ी में उनके असाधारण प्रयोग के बाद मेक्सिको में गेहूं का उत्पादन 6 गुना बढ़ गया। तब गेहूं के मामले में मेक्सिको न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि गेहूं का निर्यात भी करने लगा था। बोरलॉन्ग के मेक्सिको में किए गए करिश्मे की चर्चा भारत ने भी सुन रखी थी। भारत में लाई हरित क्रांति के लिए बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने सरकारी निमंत्रण पर बोरलॉन्ग को भारत बुलाया। 1963 में भारतीय निमंत्रण पर बोरलॉन्ग भारत आए और अपने साथ 4 उच्च स्तरीय बीज भी लाए। इन बीजों को उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर बो दिया गया। इन खास बीजों ने कमाल कर दिया, भारत में गेहूं उत्पादन बढ़ाने की नई राह दिखा दी। इसके बाद 1966 में भारत ने मेक्सिको से 18,000 टन गेहूं के बीज आयात करने का फैसला किया। ये बीज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के तहत मंगवाए गए थे। इन बीजों ने देश में हरित क्रांति ला दी। आज भारत में न सिर्फ अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है बल्कि कई दूसरी चीजों के उत्पादन में भी अब दुनिया में सबसे आगे है। आजादी के 75 साल बाद भारत में 3080 लाख टन से ज्यादा अनाज का उत्पादन हो रहा है। देश में दाल, अनाज, गन्ना, फल और सब्जी समेत तमाम चीजों के उत्पादन कई गुना बढ़ गए हैं। लेकिन बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत को अपने अनाज उत्पादन की क्षमता और बढ़ानी होगी। ग्लोबल पॉपुलेशन डेटा के मुताबिक आजादी के बाद से भारत की जनसंख्या 3.35 गुना बढ़कर 2020 में 138 करोड़ हो गई है। दुनिया की कुल आबादी का करीब 18% हिस्सा भारत में रहता है। अनुमान है कि 2027 तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश के तौर पर चीन से आगे निकल जाएगा। लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या वाले भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का महज 2.4% हिस्सा ही है, जबकि भारत में आधी से ज्यादा आबादी की जीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। साल 2050 तक होने वाली भारत की आबादी के हिसाब से अनाज उत्पादन दोगुना करने की जरूरत होगी। भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। आजादी के समय देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। एक अनुमान के अनुसार 1947 में देश की 80% आबादी की आजीविका खेती से ही चलती थी। यही नहीं, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का लगभग आधा योगदान था। योजना आयोग के मुताबिक 1954-55 में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 46% के आसपास था, जो 2020-21 तक घटकर 20% से भी कम हो गया है। हालांकि इस दौरान कृषि उत्पादन लगातार बढ़ा है और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आज भी देश के 60% से ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर हैं। देश की मौजूदा मोदी सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शामिल है। यही नहीं, मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने ऐसे 75,000 किसानों की सफलता का लेखा जोखा तैयार किया है, जिनकी आय दोगुनी या इससे ज्यादा बढ़ी है। उसका अगर फसल का दाम ठीक मिलने लग जाए, नंबर 1। दूसरा, क्रॉप इंश्योरेंस हो जाए, तो कोई फसल वगैरह बाढ़ में या वगैरह में जो गड़बड़ होती है तो वो मिल जाए, तो फार्मर की एक तरह से सिक्योरिटी होगी ना। मैंने 1 एकड़ में इतनी चीजें बनाई, अब वो बारिश आ गई, बाढ़ हो गई, मेरा गया, व्हाट विल आई डू? मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होगी शुरू, तो उसका पैसा तो नहीं कहीं जाएगा, उसको उतना पैसा मिल जाएगा। बीते 50 सालों में भले ही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, लेकिन इसके बावजूद ये सेक्टर देश के लिए काफी अहमियत रखता है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत की विकास यात्रा शानदार रही है। 75 साल में हमने तमाम चुनौतियों का सामना किया है और कई क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। आजादी से पहले नमक भारतीयों के लिए सेल्फ रिलायंस का प्रतीक हुआ करता था। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के सिंबल बन गए हैं।
अंतरिक्ष में अपने दम पर उड़ा। सरहदों की अपने बनाए हथियारों से रक्षा, अपनी जमीन पर अनाज की रिकॉर्ड पैदावार, पटरी पर रफ्तार से दौड़ती स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन, कोविड महामारी से बचने के लिए खुद बनाई वैक्सीन, दुनिया के हर 10 में से एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप का भारत में उदय, ये वो मील के पत्थर हैं जो भारत के तेजी से आत्मनिर्भर बनने की गवाही मिली। ये बताते हैं कि आजादी के बाद के 75 सालों में भारत ने तरक्की की नई नई इबारतें लिखी हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन ये वही भारत है जहां कभी नमक को देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता था। यह दौर आजादी से पहले का था। साल था 1930। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महात्मा गांधी ने नमक को हथियार बनाया था। दरअसल जिस नमक को आम भारतीय खुद बनाकर मुफ्त में खा रहे थे, उसी नमक पर 1888 में नमक कानून बनाकर अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये बात हर भारतीय को नागवार गुजरी। गांधी जी इसी बात को समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस आंदोलन से भारत के हर तबके के लोग एकजुट हुए और इस आंदोलन ने उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट लाने का काम भी किया। 24 दिन चले सत्याग्रह के बाद 6 अप्रैल 1930 की सुबह खुद गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए कानून को तोड़ दिया और हजारों लोगों के साथ गिरफ्तारी। 1947 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो वो खाने की चुनौती से जूझ रहा था। 34 करोड़ भारतीयों के पास न तो अनाज का इतना उत्पादन था कि वो अपना पेट खुद भर सके और न ही इतना विदेशी मुद्रा भंडार था कि वो विदेश से अनाज का आयात कर सके। सबसे बड़ा आइटम और सबसे मुझे लगता है जिसमें भारत को गर्व होना चाहिए वो है आज भारत एक फूड सरप्लस इकोनॉमी है। हमें याद है, हम अगर पुरानी पिक्चरों के सीन देखें जहां आपको भूखमरी दिखाई देती थी, जहां आपको लोग भूख के मारे मरते दिखाई देते थे, भूख के मारे तड़पते दिखाई देते थे, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देती थी। आज भारत फूड सेल्फ सफिशिएंट यानी कि खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत को अब किसी भी जगह से खाद्य पदार्थ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो बड़ा आइटम मुझे लगता है कि भारत को जिस पे गर्व होना चाहिए वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आज भारत का $650 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो उसमें $250 बिलियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं। हरित क्रांति के बाद 1970 में भारत ने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का दौर देखा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन फ्लड का मकसद भारत को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। भारत का ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। फार्मर को कितना बड़ा फायदा हो गया। फार्मर का दूध, फार्मर की फैक्ट्री कोऑपरेटिव है इसलिए दूध लिया, उसका जो भी प्रोडक्ट बना बेचा। और दूध का जो एक प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया। अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर कैपिटा अगर आप देखो तो उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर भी ये हम नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को गांव में क्या उतना इनफ दूध मिलता है, वो अभी नहीं मिलता है, पर पहले से ज्यादा है। पहले खाने पीने की चीजों में आत्मनिर्भर बने भारत ने धीरे धीरे रेल, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही स्पेस, साइंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन पर भी फोकस किया। आजादी के बाद भारत ने
हर क्षेत्र में विकास के पथ पर छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। इन छोटे छोटे कदमों की बदौलत भारत आज बड़ी छलांग लगा रहा है। इस उड़ान को देखकर दुनिया हैरान है। कभी बैलगाड़ी पर सैटेलाइट ले जाने वाला इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का कीर्तिमान बना चुका है। भारत की ये उपलब्धि देख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दंग रह गई थी। खास बात यह है कि अपने दम पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला भारत सैटेलाइट ले जाने में दूसरे देशों की मदद कर रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में स्पेस सेक्टर जो है ये एक नया फ्रंटियर है, और सच पूछिए तो मैं सोचता हूं कि भारत एक स्पेस सुपर पावर बनने की एकदम थ्रेशोल्ड पे है। हमारी कामयाबी, हमारी तकनीकी क्षमताएं हमने पूरे संसार को दिखाया है, और सभी को मालूम है कि चंद्रयान का जो हुआ, मंगलयान, और फिर हम एक के बाद एक सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और ये सब हम कर रहे हैं बहुत इकोनॉमिक वे में। अंतरिक्ष ही नहीं, भारत ने आईटी और डिजिटल स्पेस में भी कई बुलंदियों को छुआ है। मौजूदा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दो बड़े कदम उठाए। पहला मेक इन इंडिया और दूसरा डिजिटल इंडिया। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 25 सेक्टरों पर फोकस किया, जिससे डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ गया। देश में हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। देश में बना सामान दुनिया भर में निर्यात होने लगा। ये मेक इन इंडिया का ही असर है कि भारत आज वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण खुद अपने ही देश में कर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नीति आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा यूनिट काम कर रही है। इनमें आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल भी शामिल है, जबकि 2014 में देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 ही यूनिट थे। इसके अलावा भारत ने जून 2022 में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के निर्यात में रिकॉर्ड कायम किया। जून 2021 में जहां निर्यात 32.5 अरब डॉलर था, वहीं जून 2022 में यह करीब 17% बढ़कर 40 अरब डॉलर के पास पहुंच गया। आज हमारे देश में कितने मोबाइल हैं? 150 करोड़ स्मार्टफोन होंगे कम से कम। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। तो आप देखिए डिजिटल करेंसी कितनी आ रही है, डिजिटल पेमेंट्स हो रही है, ठीक है, हर चीज डिजिटाइजेशन हो रही है। पहले ये कहां था? ये था ही नहीं। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज्ड। आज आप देखें कि कितनी सड़कें बनाई है, कितने हाईवेज बन रहे हैं, कितने, ठीक है, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं। मतलब ये तरक्की तो हो रही है। तो देश बहुत तरक्की कर रहा है, और जिस देश में स्थिरता होगी, जिस देश में क्राइम नहीं होगा, वो देश तरक्की करेगा ही करेगा। मेक इन इंडिया का बड़ा असर रक्षा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहे भारत ने 5 साल में 310 स्वदेशी हथियार बनाने का फैसला किया है। इनमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल है। अच्छी बात यह है कि भारत अपनी रक्षा के लिए तो हथियार बना ही रहा है, इन हथियारों को एक्सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि फिलीपींस जैसे कई देश भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। देश हमारा हथियार खरीद रहा है दूसरे देशों से, लेकिन हम इंडिजिनाइज तरीके से कुछ हथियार यहाँ पे बना भी रहे हैं, और जो कि हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की और नई तकनीकी चीज़ों की अगर बात करें
तो हमारा जो यूपीआई का कॉन्सेप्ट आया फिनटेक में, उसने पूरे दुनिया में धमाका मचा दिया। आज दुनिया भर के देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी इंडिया से खरीदना चाह रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हम डिफेंस को सशक्त यहाँ बना रहे हैं, हम बाकी देशों को भी आगे चल के डिफेंस के मामले में हथियार या बाकी चीजें बेच सकते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया के काम कर रहे हैं। डिजिटल स्पेस में न्यू इंडिया की संभावनाओं को भी बखूबी समझा गया है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू कर देश को नई दिशा दी। इसका मुख्य मकसद देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, ताकि सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर तक सेवाओं का लाभ तुरंत पहुंच सके। बीते 7 सालों में देखें तो भारत ने डिजिटल स्पेस में भी लंबी छलांगे लगाई। डिजिटल इंडिया ने ब्रांड इंडिया छवि को और मजबूत बना दिया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ग्लोबल लीडर बन गया है। दुनिया भर के देशों के लिए आज भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल उनके लिए एक बड़ा मार्केट नहीं है, बल्कि उन्हें रास्ता दिखाने वाला देश है। आईटी, स्पेस समेत कई क्षेत्र हैं जहां भारतवासियों का दबदबा है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को विश्व गुरु के तौर से देख रहा है। भारत में हर सेकंड एक व्यक्ति जन्म लेता है। भारत में हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी भारत की आबादी में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति जुड़ जाता है, जबकि हर 1 मिनट में एक व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है। भारत की आबादी को लेकर यह अनुमान है संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन डिवीजन, जिसके हिसाब से 2022 में भारत की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। जाहिर है 1947 में 34 करोड़ की आबादी वाला भारत आबादी के हिसाब से अब बहुत विशाल हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आने वाले साल में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि भारत पूरे विश्व में एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी आबादी सबसे ज्यादा होगी। चीन इस वक्त एक ऐसा देश है जिसकी आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 15 नवंबर तक पूरे विश्व की आबादी 8 अरब तक होने वाली है। लेकिन भारत ने सिर्फ आबादी में ही खुद को बड़ा नहीं किया, बल्कि कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, दवाइयों से लेकर परमाणु हथियारों तक, आईटी से लेकर एविएशन सेक्टर जैसे तमाम क्षेत्रों में खुद को बहुत बड़ा बनाया। आज भारत दुनिया के लिए हर क्षेत्र में अहम बन गया है, दुनिया की जरूरत बन गया है, दुनिया के लगभग हर देश में अहम भूमिका निभा रहा है। आजादी के बाद बीते 75 सालों के दौरान भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। आईटी गुरु बने भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड और रेलवे नेटवर्क भारत में है। भारत ने इन वर्षों में 2,70,000 करोड़ की जीडीपी से 147.79 लाख करोड़ की जीडीपी का सफर तय किया। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि 2031 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। पिछले 75 साल में फूड सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेडिकल हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, बहुत सारी तरक्की इस देश ने करी। उस समय हम लोग ये कहा जाता था कि सुई भी आयात करते थे, आज हम दुनिया को सैटेलाइट निर्यात कर रहे हैं, हम आईटी सिस्टम निर्यात कर रहे हैं। दुनिया के लिए हम सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर पावर हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ। फार्मास्यूटिकल में हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एटॉमिक एनर्जी में हम सेल्फ रिलायंट हैं। सो कहने का मतलब ये है कि 75 साल में इस देश ने बहुत तरक्की करी है। आजादी के 75 साल बाद आज भारत यंग इंडिया बन गया है, जहां करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोग अगले 2 दशकों तक वर्कफोर्स में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद साल 2030 तक भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की तादाद 1 अरब के पार चली जाएगी। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि दुनिया के बाकी देश जहां अपनी तेजी से बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से जूझ रहे होंगे, वहीं युवा भारतीयों को दुनिया भर में काम करने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान पे भी बहुत आबादी है, तो हिंदुस्तान भी पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन कर सकता है, और चाइना का जो सब्स्टिट्यूट है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही बन सकता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। इसके लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स की हमें और पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, है ना, लेबर रिफॉर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि सारे
जो इंपोर्टर्स है वर्ल्ड वाइड, वो भारत से मटेरियल लेंगे। अब जब से कोविड हुआ है, बहुत सी प्रोडक्शन, बहुत सी एक्सपोर्ट भारत से हो रही है। भारत की बड़ी आबादी का पॉजिटिव पहलू यह है कि आज दुनिया में हर जगह भारतीयों का दबदबा दिखता है। दुनिया में रह रहे प्रवासियों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी महाद्वीप हो या फिर कोई भी क्षेत्र, प्रवासी भारतीयों की ताकत तब और जग जाहिर होती है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 1 करोड़ 80 लाख भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, जबकि 27 लाख भारतीय अमेरिका में और 25 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतार और ब्रिटेन जैसे देशों में भी रहते हैं। जहां जहां भारतीय बसे हैं, वहां अपने आसपास के समाज में उनका बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2020 के बीच दुनिया के हर देश और क्षेत्र में विदेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को हुआ, जिसकी विदेश में रहने वाली आबादी की संख्या में 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। आज भारत का नाम दुनिया के लगभग हर देश के साथ जुड़ा है। विदेशों में बसे भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्टिस्ट और लीडर बड़े बड़े पदों पर कायम हैं। ये भारतीय विदेशों में बड़े बड़े काम कर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों में भारतीय मूल के लोग वहां की सत्ता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस न्यू इंडिया की भूख 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की है। ये वही भारत है जिसने 1991 में उदारीकरण के बाद 40 सालों में जीडीपी में 10 गुना ग्रोथ दर्ज की। 1950-51 में 1029 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले भारत के पास आज 46.17 लाख करोड़ का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन भारत ने एक दौर वो भी देखा जब 1991 में उसका विदेशी मुद्रा भंडार $1.2 अरब था, जो कि देश में 3 हफ्ते का आयात के लिए भी पूरा नहीं था। आबादी बढ़ने के साथ ही देश में शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है। लोग बेहतर सुख सुविधाओं और रोजगार के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1960 में करीब 18% आबादी शहरों में रह रही थी, जबकि 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 35% के पार चला गया। अनुमान है कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी बढ़कर 43% हो जाएगी, जबकि 2050 में यह आंकड़ा बढ़कर 60% तक हो जाएगा। यानी आजादी के करीब 100 साल बाद भारत की तस्वीर लगभग पूरी तरह पलट जाएगी, जिसमें ग्रामीण भारत की बजाय शहरी भारत की छाप ज्यादा दिखेगी। आज के लिए बस इतना ही।